हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज मी अंबिका। और हमारी जो आज की वीडियो जो है उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे अपना चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। तो हम पहले मीनिंग डिस्कस करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसमें क्या होता है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्सन ऐसा काम करता है जिससे क्या है वो अपना मनी अर्निंग मनी कर सके, पैसा कमा सके और अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर सके। अब वो कैसी एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी जो होती है हमारी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। सपोज करो एक लेडी जो है वो, या वो स्कूल में पढ़ा रही है या वो ट्यूशन्स दे रही है, तो उससे क्या है कि रिटर्न में उसको मनी मिलेगा। और अगर मान लो वही लेडी अगर अपने बच्चों को पढ़ाती है तो इसको कोई मनी नहीं मिलेगा। मतलब दोज एक्टिविटीज विच आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दोज एक्टिविटीज विच आर टेकन नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मीन्स जो अर्निंग के पर्पज से एक्टिविटी करी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो अर्निंग के पर्पज से नहीं करी जाती है एक्टिविटी, दीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आता है वर्कर्स क्या होते हैं। वर्कर्स एक वो पर्सन होता है जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब हमारे जो वर्कर्स जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, पेड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। पेड वर्कर्स क्या होते हैं कि एक बॉस है, एक एम्प्लॉयर जो है जो वर्कर्स को सैलरी दे रहा है, दीज आर कॉल्ड पेड वर्कर्स। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में आ जाते हैं जैसे कि कॉबलर्स हैं जिनका अपना बिजनेस है, बिजनेसमैन हो गए हमने, शॉपकीपर्स हो गई हमारी, और कॉबलर्स हो गए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में आ जाते हैं। बार्बर, कॉबलर, ये सब हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आती है हमारी वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि मीन्स एक्चुअली नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। अब नेक्स्ट टाइम आती है हमारी वर्क पॉपुलेशन रेशियो। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। इसको हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं और कितने पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। फिर नेक्स्ट टाइम आती है हमारी लेबर फोर्स। अभी लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स में क्या होता है, जितने पर्सन्स काम कर रहे हैं प्लस जितने पर्सन्स जॉब को ढूंढ रहे हैं, वो दोनों के दोनों जो है इंक्लूड हो जाते हैं लेबर फोर्स में। फिर आता है हमारा कि एम्प्लॉयमेंट, हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि मीन्स एन एक्टिविटी विच अनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मतलब ये ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन जो है वो काम करता है, उसके बदले उसको रिटर्न मिलता है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से कैरी कर सके, स्मूथली रन कर सके। अब हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक लाइफ लिविंग। अब इसमें क्या होता है, मीन्स जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि बिजनेसमैन आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, शॉपकीपर्स आ जाते हैं, कि मीन्स वो खुद ही अपना पैसा लगाते हैं और फिर आगे उससे क्या पैसे कमाते हैं। अब इसमें एक डॉक्टर का एग्जाम्पल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आ डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक। तो ये सब हमारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न। सपोज करो एक डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, अब हॉस्पिटल में वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और रिटर्न में उसको वेजेस मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है कि हमारी जो वेज एम्प्लॉयमेंट भी होती है वो टू टाइप्स की होती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। होते हैं रेगुलर वर्कर्स और एक होते हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स। अब रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्कर्स आर एंगेज्ड एंड इज पेड ऑन रेगुलर बेसिस, जिनको हम रेगुलरली सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए हमारे, ये हमारे क्या होते हैं रेगुलर वर्कर्स आ जाते हैं। इनको हम परमानेंट बेस पे हायर करते हैं और हम इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनको पेंशन देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं। तो ये सब हमारे आ जाते हैं रेगुलर वर्कर्स में। कैजुअल वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड एंड गेट्स रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, जिनको हम कभी कभी एंगेज करते हैं और जब काम हो जाता है उसके पैसे दे दिए फिर उनको हम नहीं बुलाते हैं। दैट मीन्स वो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं। इनको हम परमानेंट बेस पे हायर नहीं करते हैं और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया और पेंशन हो गई, हम इनको ये सब नहीं देते हैं। तो ये हमारे टू टाइप्स के वर्कर्स हो गए। अब हमें पता है कि हमने ये तो पढ़ते आ रहे हैं, हमारे जो सेक्टर्स जो होते हैं वो थ्री होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। और जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आ जाता है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर इसमें क्या आता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस एंड वाटर सप्लाई है, ये सारी की सारी हमारी किस में आ जाती है,
सेकेंडरी सेक्टर में। फिर आता है हमारा टर्शरी। टर्शरी में हमारा बैंक आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, ट्रेड एंड सर्विसेज आ जाती है, ट्रांसपोर्ट आ गया, ये सब हमारा आ जाता है टर्शरी में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे अपना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं और इनफॉर्मल को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। सपोज एक कंपनी जो है वो हायर करती है वर्कर्स को 10 या फिर उससे ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें क्या, इनको रेगुलर वेजेस भी मिलती हैं, उनकी जॉब जो होती है वो श्योर होती है, गवर्नमेंट भी उनको प्रोटेक्ट करती है बाय द लेबर लॉस से, और अगर में वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो अपनी इसमें ट्रेड यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब ये सब हमारे फ़ायदे हैं फॉर्मल सेक्टर में। अब हम पढ़ते हैं अपना कि हमारा इनफॉर्मल क्या होता है। अगर एक कंपनी जो है वो हायर करती है लेस देन 10 वर्कर्स, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या है कि उनको रेगुलर वेजेस भी नहीं मिलती है और उनको उनके माइंड में फेयर होता है कि वो कभी भी डिसमिस कर सकते हैं एंड विदाउट गेटिंग एनी रेम्युनरेशन। और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आज डिसमिस किया है तो जो हमारी सैलरी बनती है कि वो हमें दे दें। तो ये सब रिस्क भी रहते हैं इसमें इनफॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट में। पढ़ते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। A person is said to be unemployed when he is able and willing to work at prevailing wage rate but does not find work. मीन्स एक पर्सन जो है वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसको क्या है, काम मिल नहीं रहा है, और जो रेट चल रहा है मार्केट में वो उस पर काम करने को रेडी है लेकिन उसे जॉब ही नहीं मिल रही है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो 3 टाइप्स की होती है, डिस्गाइज्ड, सीजनल एंड ओपन अनएम्प्लॉयड। अब जो डिस्गाइज्ड होती है उसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रही हूँ मैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन अ जॉब इज़ मच मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू इट। सपोज एक फार्म है, वहाँ पे क्या है कि 2 फार्मर्स काम कर रहे हैं, 2 फार्मर्स की हमें ज़रूरत है लेकिन काम 4 कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बट मोर वर्कर्स आर वर्किंग, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमें ज़रूरत है 2 वर्कर्स के लेकिन 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब आता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि बेसिकली एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइंड आउट होती है और ये इंडिया में पाई जाती है। और जो हमारा सीजनल एग्रीकल्चर उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। जो सर्टेन सीजन पे होती है दैट इज कॉल्ड सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कुछ मंथ्स या कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कोई वर्क नहीं होता, तो हमारे ये वर्कर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज में जाते हैं ताकि उनको जॉब मिल जाए, और जैसे ही रेनी सीजन आता है ये लोग वापस आ जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं अपना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अब आता है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वर्कर्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारे वर्कर्स जो होते हैं वो टोटली आइडल होते हैं, खाली खाली बैठ जाते हैं। इसमें ये नहीं कि मीन्स कहीं ना कहीं लग जाए। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्कर्स होता है वो लगे रहते हैं, चाहे काम ना हो पर फिर भी लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडल। इसमें क्या है, बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं। बढ़ते हैं हमारा कि कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला कॉज है हमारा कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मीन्स कास्ट सिस्टम की वजह से जो हमारा डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जॉब नहीं मिल पाती है। मीन्स जो पर्सन्स एम्प्लॉय करने के लिए बैठे होते हैं कि हमें उन पर्सन्स को जॉब देनी है, वो कहते हैं जो हमारे जो पर्सन्स हमें बिलोंग करते हैं, जो हमारी कम्युनिटी के होंगे, हम जॉब जो है वो उन्हीं को देंगे। तो इस वजह से भी क्या है, ये भी एक रीज़न है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। सेकेंड आता है हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है कि मीन्स हमारी इंडिया जो है, हमारी जो ग्रोथ जो डेवलपमेंट होती है बहुत धीरे धीरे हो रही है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है तो क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर थर्ड है हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इतनी पॉपुलेशन स्पीड में बढ़ती जा रही है लेकिन हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इतने ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। नज़र आता है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। मीन ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमें ये भी पता है जो एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। मीन्स कुछ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है जब वर्कर्स के पास या फार्मर्स के पास जो है कुछ काम नहीं होता। तो ये भी हमारी एक सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर आता है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। डिफेक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जनरल एजुकेशन पे डिपेंड रहता है। वो हमारा जो है जॉब ओरिएंटेड पे या स्किल ओरिएंटेड पे फोकस नहीं करता है।
मीन्स हम लोग एजुकेट तो होते हैं, लेकिन क्या होता है वी आर अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म, लेकिन फर्म हमसे जो चाहती है हम उसके लिए अनएबल होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो लग रही हैं, बढ़ रही है, लेकिन स्लो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उनकी धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे हो रही है क्यों? क्योंकि इतनी कैपिटल नहीं है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया है। अब क्या है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है तो वो ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको क्रिएट नहीं कर पाती है। आता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अब इमोबिलिटी ऑफ लेबर में क्या होता है, इसमें कहता है मीन्स पर्सनस की फैमिली के साथ बहुत अटैचमेंट होती है। अब अटैचमेंट होती है तो वो जॉब के लिए दूर प्लेसेस में भी नहीं जा सकते हैं। और एक लो मोबिलिटी का मीन्स ज़्यादा लेबर्स बाहर क्यों नहीं जा पाते, ये भी रीज़न है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये हमारा धर्म नहीं है, रिलीजियन प्रॉब्लम है, तो ये सब क्लाइमेट है, हमें वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, मतलब ये सारे फैक्टर्स भी हैं, दिस एड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हमारे रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के। एक आता है हमारा डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो है वो डिक्लाइन है ड्यू टू डिमांड प्रेफरेंसेस। और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो उनकी वजह से इनकी जो डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो इसमें जो ये जो पर्सनस थे, ये इसकी वजह से डिमांड चेंज होती जा रही है, इसकी वजह से ये लोग पर्सन जो है वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो दैट इज ऑल्सो मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम क्या करते हैं कि मीन्स हमने ये पढ़ लिया कि हमारे कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। अब हम देखते हैं अब हमें क्या है कि इसको दूर करना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेमेडियल मेजर्स, हम मेजर्स ढूंढ के लाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के। हम क्या क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिले, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जो हमारा फर्स्ट रेमेडियल मेजर है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है एसरलेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। मतलब ये कि हमारी जो प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की कैन बी सॉल्व थ्रू, अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे? उससे क्या होगा कि मीन्स ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, लोगों को जॉब मिलेगी तो वो क्या है अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको भी इम्प्रूव करेंगे। फिर सेकेंड आता है कंट्रोल एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। लगातार कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हम कैसे कैसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको अवेयर कराना चाहिए, सो दैट ताकि कंट्रोल हो पॉपुलेशन ग्रोथ पे। और कंट्रोल होगा तो जो भी हमारे न्यू आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, ताकि हम उसके लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर लिमिट में होगी पॉपुलेशन तभी तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें पता है कि एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड रहती है। और हमें ये भी पता है कि एग्रीकल्चर जो है हमारा वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मीन्स कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ऐसा होता है कि वर्कर्स के पास, फार्मर्स के पास कुछ काम नहीं होता है। तो एक तो क्या है कि हमें एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। एक तो हम क्या है कि मिक्सड क्रॉपिंग ला सकते हैं, मिक्सड क्रॉपिंग ला सकते हैं, और जिस टाइम पीरियड पे फार्मर्स के पास काम नहीं होता है हम उनको नॉन फार्म एरिया एक्टिविटीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री होता है, फिशरी होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, और उसको हम आईटी सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं, सो दैट ताकि उनके पास जॉब रहे, काम रहे। फिर आता है इंकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। हम इंकरेज कर सकते हैं, हम बढ़ावा दे सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ, जैसे कि उन्हें सप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल, उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी, मार्केटिंग करना सिखा दिया कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केटिंग करोगे। तो ये सारे मेजर्स लेके हम क्या करते हैं, इनको इंकरेज कर सकते हैं, इनको भी मार्केट बूस्टअप कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। एक आता है कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं, जैसे कि रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो इससे क्या होगा कि मीन्स हमारी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो अच्छा होगा हमारा। तो क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा, और हमारी जो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हम इससे ओवरकम कर पाएंगे, इससे हम बाहर आ पाएंगे सिचुएशन से। तो आज के जो जो वीडियो है इसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है इसके नोट्स का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार आप चेक कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।